है कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी उलझन है कि कौन सा प्रत्याशी सामने आएगा, उसको किस तरह से मैं उलझा के जीत कायम कर पाऊंगा। आज हमारे साथ ऐसे युवा नेता जुड़े हैं जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, हर जगह इनकी चर्चाएं होती रहती है, जो ऐसी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं जो जयपुर ग्रामीण की एक बहुत बड़ी विधानसभा मानी जाती है। जी मैं बात करूं गोपाल लाल जी शर्मा, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं और वर्तमान में आमेर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। नेता आमेर विधानसभा से इस विधायक की भागदौड़ में शामिल हो रहा है। सबसे पहले तो गोपाल जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तेजपाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आमेर विधानसभा के बारे में लोगों को जागरूकता जाहिर करने के लिए मेरे को कहा कि आप बोलें, तो मैं इस बारे में आपको जो भी आप पूछेंगे उसके बारे में आपको मैं विस्तार से जवाब दूंगा और आमेर के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा कि विकास कार्य कर सकूँ। गोपाल जी, पहला सवाल ये रहेगा कि हर कोई जानना चाह रहा है कि गोपाल लाल जी शर्मा का कौन है, क्या परिचय है, कहाँ से आए हैं, क्या परिचय आपका, पूरा बायोडाटा इस वीडियो में आप मेरे को बताएं। मेरा नाम गोपाल लाल शर्मा है और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव पद पर कार्यरत हूँ और मैं पिछले 15 वर्षों से आमेर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जिससे कि आमेर की जनता को जितना फ़ायदा मिल सके उसके लिए मैं हमेशा तत्पर और प्रयासरत रहता हूँ। और आमेर के लोग बाग जितने भी हैं वो मेरे से 100 में से करीब 80-90% मेरे से डायरेक्ट टच में हैं, परिचय में हैं, और वो जो भी मुझे काम बताते हैं उन लोगों का मैं काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बड़ा पदाधिकारी हूँ या एमएलए हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हर संभव जो प्रयास रहते हैं कि मैं आमेर के लोगों का जितना हो सके काम करूं और उनकी मदद करूं। ये मेरी भावना हमेशा से रही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। आप किन मुद्दों को लेकर राजनीति करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आमेर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है यहाँ से जो वर्तमान में बीजेपी के जो उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी पूनिया विधायक हैं, तो आप इस आमेर विधानसभा की किस तरह से राजनीति करने की सोच रहे हैं? आप जो विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो हमेशा यही कहते आए हैं, आज उनको 10 साल हो गए आमेर विधानसभा में कार्य करते हुए, कि मैं आमेर का विकास करूंगा, आमेर का विकास करूंगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक आमेर में ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे कि विकास के नाम उसको बोला जाए कि हाँ भाई आमेर में आपने विकास का कार्य किया। सिर्फ बातें और झूठे वादे करना, दिलासा देना, ये बीजेपी का शुरू से ही रहा है, आज का मुद्दा नहीं है। ये सारी जनता समझती है कि ये झूठ की राजनीति करते हैं। जो भी कोई इनको काम बोलते हैं, आम जनता बोलती है जा कर के हाँ साहब करूँगा, लेकिन वो काम होते नहीं है। वो लोग हमारे पास आते हैं सारे मिलके। मैं कई बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो मेरे आज टच में है, व्यवहार में हैं, उनके भी मैंने बहुत से काम किए हैं जो एमएलए साहब नहीं कर पाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अब की बार मेरे को पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव में आऊँगा? तो आप चुनाव में आओगे तो जो आपके प्रत्याशी होगा सामने उसको चुनौती दे। वो मैं किसी को चुनौती देने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं आमेर की जो जनता है, पब्लिक है, उसकी डिमांड पर मैं चुनाव लड़ने का प्रयासरत कर रहा हूँ। और आप कह रहे हो किस मुद्दे पे, तो मैंने 98 से जब यहाँ पे स्थानीय लोग बागों के साथ मिल कर के कई मुद्दों पे मैंने काम किए हैं। जैसे आप गाइडिंग के लाइसेंस की बात करो तो मैंने सन 2000 में सीएम साहब के यहाँ जा कर के 8वीं पास का सर्कुलेशन पास कराया, क्योंकि सीएम साहब ने कहा था कि गाइड वही होगा जो सीनियर पास करा हुआ होगा, क्योंकि लोग बाग जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको समझने की पूरी उसमें शक्ति रहेगी, बात करने की क्षमता रहेगी, पढ़ा लिखा होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने आमेर के लिए विशेष रूप से सीएम साहब से जाके रिक्वेस्ट की उस समय कि साहब आमेर के लोग बाग बहुत सीधे हैं, उस समय इतना पढ़ नहीं पाए हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इनको गाइडिंग करते हुए 30 साल हो गए हैं, अब अगर इनको सीनियर के पास के लिए कहोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरा निवेदन स्वीकार करें और 8वीं पास का सर्कुलेशन पास कर दें तो आमेर की जनता के अंदर जो जागरूकता और बढ़ेगी और जो बेरोज़गारी का मुद्दा वो भी ख़त्म होगा। तो सीएम साहब ने उस बात पर मेरी आग्रह को स्वीकार किया उस समय,
और 8वीं पास का सर्कुलेशन पास करके जब अपने मोहन सिंह जी जो गाइडों के अध्यक्ष थे उनके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचा, उन्होंने मेरे को लेटर दिए, मैं लेटरों का जवाब तैयार करके वहाँ सीएम साहब से मिला, बीना कागजी मैडम से मिला, जो पर्यटन मंत्री थी उनसे मिला, राजीव अरोड़ा जी अध्यक्ष थे उनसे मिला, सबसे बात करके मैंने उस मुद्दे को शॉर्ट आउट करवाया। वो ऐसा मुद्दा था कि आमेर में काफ़ी बेरोज़गारी फैल जाती, लेकिन मैंने उस मुद्दे पे काम करके उसको सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके सब गाइडों को वहाँ ले जाके सीएम हाउस में साहब से बात करवाई। साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया कि मैं 8वीं पास का सर्कुलेशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर बेरोज़गारी बढ़ती है तो राजस्थान में काफ़ी नुकसान होता है। और आमेर एक ऐसा क्षेत्र है कि जो टूरिस्ट लाइन से ही चल रहा है, तो उसमें तो आमेर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी की तरफ चला जाता। सीएम साहब ने सारी भावनाओं को समझते हुए उस मुद्दे को, मेरी बात को स्वीकार किया और 8वीं पास का सर्कुलेशन पास किया, जिससे उस समय 350 गाइडों को लाइसेंस दिए गए थे 8वीं पास के सर्कुलेशन में। तो सारे परिवार आज भी कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। आप बता रहे राजनीति से आप पहले से जुड़े हैं, तो आपकी क्या कमियां रही कि पहले आपके ऊपर पार्टी ने विश्वास नहीं जता पाई? इससे पहले आपको क्यों टिकट नहीं मिला? बता रहे 98 से मैं जुड़ा हूँ और लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूँ, काम भी करा रहा हूँ, तो फिर आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं जता पाई पहले? ये हमारे सरकार के ऊपर रहता है कि हम किसको टिकट दें और किसको नहीं दें। अब इसमें मैं इस बारे में नहीं बोल करके मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भविष्य में आगे के लिए मैं प्रयासरत हूँ। अभी इस समय मैं टिकट भी मांग रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, जितने भी सरपंच पदाधिकारी उनसे मिल रहा हूँ, वार्ड पंच उनसे मिल रहा हूँ, पंचायती समिति के जो सदस्य उनसे मिल रहा हूँ, आम लोगों से मिल रहा हूँ। तो आम लोगों की जो समस्या है उनको समाधान करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में फ़ोन करना पड़ता है, जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार शायद मुझे टिकट मिले। मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ, हमारे अध्यक्ष जी हैं श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उनसे भी मैं बात करता हूँ और हमारे जो बड़े राजनेता हैं उनसे भी मिलता हूँ। मैं यही बात करता हूँ कि साहब इस बार स्थानीय को टिकट दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गोपाल जी, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कई सदस्य हैं जो इस बागडोर में शामिल है, तो आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आप क्या अब की बारी चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे संगठन के ऊपर ही निश्चित है कि हमारा संगठन क्या करता है, उसके हिसाब से ही मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, राजस्थान में प्रदेश सचिव पद पर हूँ। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे कि हमारी सरकार की बदनामी हो और सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास हटे। चलो मान लेते हैं आपको टिकट मिल गया आपकी बार, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? सर्वप्रथम तो मैं युवाओं को मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि आमेर के अंदर जितनी भी औद्योगिक इकाइयां चालू हैं, कार्य कर रही हैं, बाहर की कंपनियां हैं जो आमेर विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनमें मैं ये सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहूँगा कि पहले प्राथमिकता आमेर के व्यक्तियों को दी जाए, बाद में दूसरों जो क्षेत्र के हैं, दूसरी विधानसभा से हैं और अन्य राज्यों से हैं, वो आकर के काम करते हैं, तो उसको सेकंड नंबर पे प्राथमिकता दी जाए। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि आमेर के जो युवा बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। किसी भी हद तक मैं जाऊंगा उस कार्य के लिए, क्योंकि मेरी प्राथमिकता यही रही कि आमेर के लोग बाग तो बेरोज़गार घूमें और बाहर देश के दूसरे राज्यों के आकर के यहाँ काम करें, तो वो जो पैसा बाहर जा रहा है यहाँ का आमेर का, क्योंकि आमेर में औद्योगिक इकाइयाँ हैं, बाहर तो है नहीं। तो मैं प्रथम प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि मैं आमेर के अंदर आमेर के युवाओं को रोज़गार दिलवाऊँ। उसके बाद में सेकंड प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि अपने जैसे भी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, वो कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई कौन से डिपार्टमेंट में, कोई कौन से डिपार्टमेंट में, तो मैं ये चाहूँगा कि भाई आमेर का जो व्यक्ति है, प्रथम प्राथमिकता में जो मेरी तो पहले तो बेरोज़गार युवकों की है, दूसरी प्राथमिकता सरकारी कर्मचारियों के साथ मेरी ये रहेगी कि उनको मैं आमेर में ही ला करके सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि साहब ये हमारे क्षेत्र के हैं, हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आए और जितना अधिक से अधिक लोगों का साथ मिलेगा और वो सारे कर्मचारी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सर्विस करनी है। सर्विस वहाँ करेंगे तो भी सर्विस करेंगे और यहाँ करेंगे तो भी सर्विस करेंगे, लेकिन क्या उसमें आमेर की जनता को ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई हमारे मिलने वाले यहाँ पे हैं, उनका काम आसानी से होने लगेगा और भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, जो कि बाहर के लोग बाग आकर के भ्रष्टाचार करते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि कोई क्या करता है और कोई क्या करता है। अपनी प्राथमिकता यही रहेगी, इन मुद्दों पर मैं काम करूँगा। गोपाल जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस को 4.5 साल का समय बीत गया, इस समय के अंदर इतना
भ्रष्टाचार, आरपीएससी जैसे बड़े बड़े पेपर लीक और ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अब की बार कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का हम कार्य करेंगे, जिससे कि कांग्रेस अब की बार हमारे सामने भी नहीं आ पाएगी। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ एक ढकोसला है, झूठी राजनीति बीजेपी हमेशा करती आई है। मैं ये पूछना चाहूँगा इन बीजेपी वालों से, क्या इनके जब सरकार थी उस समय पेपर लीक नहीं होते थे, उस समय भ्रष्टाचार नहीं होता था, उस समय कन्याओं के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसी नहीं होते थे? लेकिन सारे होते थे, लेकिन इनको एक मुद्दा बनाना पड़ रहा है कि भाई हम ऐसा मुद्दा बनाएं जिससे कि जनता को गुमराह करें। लेकिन सीएम साहब जो कार्य कर रहे हैं आज की डेट में, पूरे राजस्थान में छोड़ो पूरे विश्व में अशोक गहलोत जी नंबर 1 है। आपकी सरकार है राजस्थान में वर्तमान में, कांग्रेस पार्टी 4.5 साल समय भी हो गया, तो आपने आमेर के लिए कौन कौन से कार्य कराए, विशेष रूप से युवाओं के लिए? युवाओं के लिए जितना हो सकता है हमने खेल ग्राउंड की व्यवस्था करवाई है, सीएम साहब से मिलके कई कार्य करें। अब वो मैं एक एक गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि युवाओं के लिए जितनी भागीदारी राजस्थान सरकार ने दी है आमेर के लिए, वो बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है साहब आपको तो कि अब की बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरे को टिकट दे देगी। तो इसके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? सर्वप्रथम तो मैंने आपको बताया युवाओं को लेकर के उन मुद्दों को मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरा, खेल की भावनाओं से आम जनता को जागरूक करेंगे, जिससे कि अब सीएम साहब ने जो प्राथमिकता जारी की है कि खेलों के अंदर जो आगे बढ़ेंगे उनको भी रोज़गार में उनको परसेंटेज लेवल दिया जाएगा, जिससे बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इन काफ़ी मुद्दों को लेकर के आम जन की जो समस्याएं, लाइट, पानी, बिजली, इन सब का समाधान करेंगे। और पूरे आमेर में जैसे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उस समस्या का भी समाधान करने के लिए हर तरीके के प्रयास करेंगे। एक बार रोक दी। गोपाल जी, आमेर में हमेशा ऐसा रहता है कि अगर राज्य सरकार कांग्रेस की है तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट बनता है, अगर उधर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो इधर कांग्रेस का विधायक बन जाता है। तो इस मुहिम को किस हद तक आप मानते हो? मैं इस मुहिम को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जो प्रचलन चलता है, कभी किसको टिकट मिल जाता है, कभी किसको टिकट मिल जाता है, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा और वो आमेर के विकास के लिए हमेशा निरंतर काम करता रहेगा, तो वो हमेशा विधायक ही रहेगा। और मैं तो पूरी कमर कस के पूरा तैयार हूँ आमेर विधानसभा के लिए कि मेरे को एक बार मौका दे, मैं आमेर का एक बार विधायक बनूँ। उसके बाद जब तक मेरा जीवन है मैं कांग्रेस के प्रति समर्पित रहूँगा, आमेर विधानसभा के लिए समर्पित रहूँगा और हमेशा इनके लिए विकास के कार्यों के लिए निरंतर कार्य करता रहूँगा। गोपाल जी, पूरा देश जानना चाह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस लाल डायरी में ऐसा क्या था कि पूरा आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी इस लाल डायरी के माध्यम से पड़ी हुई है प्रेजेंट में। तो लाल डायरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाल डायरी बहुत अच्छी डायरी है। हाँ जी, बताइए सर। जैसे लाल किताब होती है, हाँ, उसके अंदर जो उपाय होते हैं, हाँ, वो दुनिया की भलाई के उपाय होते हैं। कह रहे हैं ये जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं कि इनकी पार्टी मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा इस लाल डायरी में, ऐसा है कुछ? वो मन की भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार से वंचित कर दिया गया है। अब वो वाली बातें करने लगे। पूरा देश जानना चाह रहा है क्या है लाल डायरी में, आप अभी तक सच नहीं आया है क्या इसमें? लाल डायरी में सबको पता है क्या है, जितने भी विकास कार्य सब लाल डायरी के अंदर लिखे हुए हैं कि इसमें अपन को ये करना है, आगे ये करना है, इस बार ये योजनाएं लागू करनी है, वो सारे विकास के कार्य हैं लाल डायरी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे को तो ऐसा राजस्थान चाहिए ही नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसी मुहिम चालू कर रखे हैं, उसके माध्यम से आप क्या कहेंगे? क्योंकि राजस्थान सहेगा ही नहीं, ऐसी है कहीं बड़े बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहोगे? हाँ, तो सही कर रहे हैं वो सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन कर रहे हैं सही कर, नहीं सहेगा बीजेपी को राजस्थान है। आप किन कार्यों को लेकर वर्तमान में क्या आमेर में क्या विकास कराया आपने? अब आमेर के विकास जो कराए मैं उनको गिनाने बैठूंगा तो मैंने आपको पहले भी कहा, सुबह से शाम हो जाएगी और रिजल्ट। गोपाल जी, आमेर की जनता को तो यही चाहिए कि हर बार यहाँ पे बाहरी कोई भी विधायक प्रत्याशी आ जाता है और चुनाव जीतकर निकल जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की जनता का सर्वे करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारे को स्थानीय विधायक प्रत्याशी चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहूँगा, आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में, मैं अगर कोई बात बड़ा चढ़ा के बोलूँगा तो भी गलत है। स्थानीय प्रत्याशी मैं स्वयं हूँ और स्थानीय मुद्दे में हमेशा उठाता रहा हूँ और स्थानीय लोगों के, व्यक्तियों के काम है वो सारे हमेशा करता रहा हूँ। अब ये लोग बात कहें कि वो 5 साल में ये हो जाएगा और 5 साल में वो हो जाएगा, सब फालतू की बातें। अपन तो यही कहेंगे अगर स्थानीय भी आते हैं तो अपन प्रबल दावेदार हैं।
पार्टी की तरफ से भी अगर मानते हो तो मैं प्रदेश के सचिव पद पर हूँ। ये तो नहीं कि मैं कोई आज ही नया चेहरा निकल के आ गया। पिछले 20 साल से मैं इसी में प्रत्याशी के रूप में कार्यरत करता रहा हूँ, लोगों की मदद करता रहा हूँ, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हूँ, लोगों की विश्वास मेरे में है, मैं लोगों के विश्वास में हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे को टिकट मिलता है तो राजस्थान में आज तक आमेर जितने वोटों से चुनाव नहीं जीता, उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत के दिखाऊंगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो राजेंद्र गुड्डा जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, आप क्या कहोगे? अब मैं आपको क्या कहूँ इसके बारे में, वही है कि सब दुनिया जानती है क्यों बर्खास्त कर दिया गया, क्यों कर दिया गया। ये सब सीएम साहब का निर्णय, वो अच्छा निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं, विकास के कार्य करते हैं, जनहित के काम करते हैं। आज तक उन्होंने कोई ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो हम उनके बारे में ऐसी बातें कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। राजेंद्र सिंह गुड्डा कहते हैं कि मुख्यमंत्री का पूरा सच ही मैं इस लाल डायरी के माध्यम से निकाल दूंगा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो वेलकम है, उनका स्वागत है, आए मंच पे बैठें, बात करें, लोगों को बताएं लाल डायरी के बारे में। सीएम साहब ने इतने विकास के कार्य किए, वो अपने स्वयं अपने मुंह से बोले ना इस चीज़ों को। आपका जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो भी कह रहे थे बीजेपी वालों को टेग लगा के कि जो आरएसएस संगठन है उसको ही मैं ख़त्म कर दूंगा अगर हमारी सरकार एक बार और आ जाती है तो। ऐसे संगठन को ख़त्म करने का कार्य आप, तो ये तो गलत, फिर आम जनता तो परेशान होगी। हमने कब कहा कि हम संगठन ही खत्म कर रहे हैं? आम जनता, गोविंद सिंह डोटासरा आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम जनता स्वयं ही संगठन खत्म करना चाहती है। आम जनता ये चाहती है कि हमें राहत मिले। बीजेपी वाले सिर्फ वादे करते हैं, झूठे वादे, जो उन्होंने आज तक कोई किए ही नहीं। हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, हम पूरे देश के अंदर विकास के कार्य करेंगे। उन्होंने प्राइवेट एजेंसियों को संस्थान बेच दिए, तो पूरे देश को खोखला करने की राजनीति कर रहे हैं। अब फिर भी अगर जनता नहीं समझेगी तो उसका कारण यही होगा कि जनता खुद इनको निकाल देगी। एक ही सेंटर से किसान का बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होता है, फिर वो बातें देखता है, पेपर आउट हो गया। एक ही सेंटर से 20 बच्चों का एसआई जैसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। पूरा आरपीएससी बिल्कुल ख़त्म करने का कार्य करा है बाबूलाल कटारा जैसे अध्यक्षों के, वहाँ उसमें फंसे। तो इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो हुआ है आपकी पार्टी में? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ को अवगत करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो आप कह रहे हैं 20 बच्चे एक साथ पास हुए, अगर कोई पढ़ाई करेगा, जितने भी बच्चे हैं उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रेगुलर कोर्सेज वगैरह अटेंड कर रहे हैं और पढ़ाई के प्रति पूरी जागरूकता से हैं, तो 20 क्या 40 के 40 पूरे बच्चे भी एक साथ पास हो सकते हैं। ये अपन कहेंगे कि भाई आपने 20 बच्चे एक साथ पास कर दिए, हम कौन होते हैं पास करने वाले? परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर उनकी कॉपियाँ चेक होती है, उसके बाद में ही तो कोई रिजल्ट निकल के आता है। आपने कह दिया 20 बच्चे, हम कह रहे हैं 100 बच्चे भी एक साथ पास हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उसका बताओ आप मुझे कोई कारण हो। और बीजेपी वाले तो झूठ बोलते आए हैं शुरू से, वो झूठ बोलने का काम करेंगे कि साहब 20 पास हो गए, 20 क्यों 50 भी पास हो सकते हैं। और हर स्तर पर सरकार उनकी जांच करती है। ये तो है ही नहीं कि भाई उन्होंने कह दिया 20 पास हो गए, 40 भी पास हो सकते हैं। मैं तो ये दावा करता हूँ, क्योंकि जो पढ़ेगा वो अपने आप रिजल्ट लाएगा। आपकी पार्टी 2 संगठनों में बटी हुई है, पायलट गुट और गहलोत गुट। आप कौन से गुट से बिलोंग करते हो? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं किसी गुट से बिलोंग नहीं करता। कांग्रेस मेरे लिए सर्वोपरि है, गुट मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि आप गहलोत के करीबी माने जाते हो, क्या कहोगे? मैं कांग्रेस का करीबी हूँ। मैं आपको फिर इस बात से अवगत कराऊंगा कि करीबी होना एक अलग चीज़ होती है और जनता के बीच में जाके उनमें विश्वास बनाना, कायम रखना, वो एक अलग चीज़ होती है। इसलिए मैं सबका करीबी हूँ। मैं अशोक गहलोत जी का भी करीबी हूँ, सचिन पायलट जी का भी करीबी हूँ, राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के, उनका सबका करीबी हूँ। गुट में राजनीति होती है कि नहीं है आपकी पार्टी में? नहीं, कोई गुट में राजनीति नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी का एक छलावा दिखावा है कि सब गुट में राजनीति होती है। गुट तो बीजेपी में है। एक सीएम के चेहरे पे 10 दावेदार खड़े हैं, यहाँ सीएम के चेहरे पे कोई दावेदार ही नहीं है। जो आला कमान डिसाइड करेगा वो दावेदार हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि भाई कौन सा गुट है, कब गुट, कौन से गुट में आप रहे, तो गुट तो है ही नहीं। कांग्रेस एक ऐसा मजबूत संगठन है, उसमें गुट तो होता ही नहीं है। अंतिम सवाल और पूछना चाहूँगा कि कल आपके मुख्यमंत्री साहब ने जब जिले आवंटित करने का कार्यक्रम रख रहे थे, उस टाइम जो चाकसू से विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी जी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। एक विधायक होने के नाते, आपकी पार्टी है तो गुट की बात कर रहे हो ना आप, तो गुट तो है, फिर क्यों नहीं जाने दिया उसको? आप गुट की बात कर रहे हैं, मैं आज फिर आपको वही स्पष्ट करना चाहूँगा, गुट नहीं है। फिर क्यों नहीं जाने दिया साहब को?
साहब को जाने का कोई कारण भी हो सकता है, प्रशासनिक स्तर पर भी कोई हो सकती है कि वो मैसेज गलत छूट गया हो या उनको पता नहीं हो प्रशासन। पायलट गुट से आते हैं वेद प्रकाश सोलंकी, आपको पता है? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गुट से आते हैं, आप मेरी बात को सुनो और कांग्रेस गुट से आते हैं, न कि पायलट गुट से आते हैं। प्रशासनिक स्तर पे अगर जो कार्रवाई की गई है, उनको रोका गया है, तो वो प्रशासनिक स्तर पे जो अधिकारी वर्ग वहाँ पे जो ड्यूटी पे रहते हैं उस समय वो या इधर उधर हो गए होंगे या दूसरा कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पे होंगे जो उनको नहीं पहचान पाए होंगे, उस कारण से उनको रोक दिया गया। तो उनके उसी वातावरण को दूषित करने के लिए लोगों ने उसको ये मुद्दा बना लिया कि साहब वेद प्रकाश सोलंकी जी को नहीं जाने दिया। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो विधायक है उनको रोका जाए।